बिहार की राजनीति में एक नाम, सम्राट चौधरी। ये नाम जितनी तेजी से ऊपर उठा है, उतने ही विवादों से भी घिरा रहा है। तो आखिर कौन है सम्राट चौधरी और उनके इस तेजी से उदय और उस पर उठते सवालों की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अब सम्राट चौधरी के पूरे सफर को जानने से पहले ये देखना जरूरी है कि आज की तारीख में वो बिहार की सियासत में कितने पावरफुल हैं। देखिए, 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। और ये सिर्फ एक पद नहीं है, उनके पास राज्य के वित्त और शहरी विकास जैसे सबसे अहम मंत्रालय हैं। मतलब वो आज बिहार के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सवाल यही उठता है कि एक तरफ इतनी जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ उनके करियर पर लगातार विवादों का साया। तो इन दोनों के बीच की असल कहानी क्या है? आइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। ये समझने के लिए कि वो इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे, उनके पॉलिटिकल करियर की टाइमलाइन पर एक नज़र डालनी होगी। और यकीन मानिए, ये रफ्तार वाकई में हैरान करने वाली है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1999 में मंत्री पद से शुरुआत और 2024 में सीधा डिप्टी सीएम की कुर्सी तक का सफर। हर कुछ साल में एक बहुत बड़ी छलांग। पहले विधायक बने, फिर मंत्री और फिर 2023 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनना। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन हाँ, उनका रास्ता कोई सीधा साधा नहीं था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की आरजेडी से, फिर गए जेडीयू में और आखिर में शामिल हुए बीजेपी में। और यही वो कदम था जिसने उनके करियर को वो रफ्तार दी जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी जैसी पार्टी ने उन्हें इतनी अहमियत दी क्यों? इसका जवाब बिहार की राजनीति के सबसे बड़े फैक्टर में छिपा है, और वो है जातीय समीकरण। देखिए, बिहार की राजनीति को समझने के लिए लव-कुश समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। ये कुर्मी और कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय का एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, जो किसी भी चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखता है। और यहीं पर सम्राट चौधरी की भूमिका एकदम फिट बैठती है। वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो लवकुश समीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऊपर से उनकी राजनीतिक विरासत भी मजबूत है। तो वो बीजेपी के लिए एक ऐसा ओबीसी चेहरा बन गए जिसके जरिए पार्टी इस बहुत बड़े वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाना चाहती थी। लेकिन जैसा हमने कहा, सत्ता के इस तेज सफर के साथ साथ विवादों का भी एक लंबा सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब उन आरोपों पर भी एक नज़र डालते हैं जो हमेशा उनके साथ साथ चलते रहे हैं। सबसे पहला और अजीब विवाद उनकी शिक्षा को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक तरफ उनके पुराने चुनावी हलफनामों में डीलेट जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियों का जिक्र मिलता है, तो वहीं बाद के हलफनामों में उनकी क्वालिफिकेशन 5वीं से 7वीं क्लास के बीच बताई गई है। और इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर आरोप लगाया है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। उनके मुताबिक 1995 के एक हत्याकांड में चौधरी का नाम था, लेकिन उन्होंने खुद को नाबालिग बताकर मुकदमे से खुद को बचा लिया था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कम उम्र में मंत्री बनने के आरोप से लेकर हत्या के मामले और चुनावी नियमों के उल्लंघन तक कई तरह के सवाल उन पर उठते रहे हैं। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से कुछ सिर्फ आरोप हैं, जबकि कुछ मामले आज भी अदालतों में पेंडिंग हैं। तो एक तरफ इतनी राजनीतिक ताकत और दूसरी तरफ इतने सारे विवाद, इन दोनों के बीच सम्राट चौधरी का भविष्य किस तरफ जाएगा? देखिए, उनके बढ़ते कद को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। जुलाई 2024 में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का हवाला देकर उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये दिखाता है कि पार्टी में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की नहीं है और उनके काम पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन अध्यक्ष पद जाने के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं हुई है। बिहार के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने हाल ही में 2,79,000 करोड़ का विशाल बजट पेश किया है। डिप्टी सीएम के तौर पर वो आज भी सत्ता के पावर सेंटर में हैं। और यही वो सवाल है जो सम्राट चौधरी का भविष्य तय करेगा। क्या उनकी राजनीतिक समझ और ताकत उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी, या फिर उनके अतीत से जुड़े विवाद उनकी सबसे बड़ी एम्बिशन के रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे? इसका जवाब बिहार की राजनीति बड़ी बेसब्री से देख रही है।